टूटते सपने। अरुणा जी, आपका फोन। वृद्धाश्रम के प्रबंधक मनोहर जी ने कहा। मेरा फोन? अरुणा सोचने लगी, कौन हो सकता है? आज कोई खास दिन है क्या मनोहर जी? अरुणा ने जिज्ञासा से पूछा। हाँ, आज तो आप लोगों का ही दिन है। हमारा दिन? कह अरुणा जी ने मनोहर जी से फ़ोन ले लिया। हेलो, हैप्पी मदर्स डे मम्मा, आवाज़ का स्वर सुनाई दिया। अरुणा एक पल को रिसीवर थामे स्तब्ध खड़ी रही। उसके मुंह से बोल भी नहीं फूट सके थे, बस आंखें झरझर बह रही थी, जिह्वा तालू से चिपक गई थी। क्या हुआ मम्मा, आप ठीक तो है ना? मैं आश्रम वालों को हर माह पेमेंट भेज देता हूँ। ओके, टेक केयर। और फ़ोन कट गया। रिसीवर पकड़े हुए कुछ पल यूं ही निशब्द बीत गए। हो गई बात। मनोहर जी के कहने पर जी कह अरुणा ने फ़ोन रख दिया। भारी कदमों से चलती हुई वह अपने कमरे में आ गई। क्या हुआ? क्या व्हाइट हाउस से डिनर का निमंत्रण था? मनोरमा ने चुटकी वाले अंदाज में कहा। हाँ तो तेरे राम और लक्ष्मण ने नहीं बुलाया क्या? और बुलाएंगे भी क्यों? वे तो तेरे लिए फूलों का गुलदस्ता लाएंगे, घर से पकवान बनाकर लाएंगे। अरुणा ने भी मनोरमा को छेड़ने वाले अंदाज में कहा और दोनों ही हंसने लगी। अरुणा और मनोरमा दोनों आश्रम में रहती थीं और एक दूसरे की अभिन्न मित्र बन गई थी। एक ही कमरे में दोनों रहती थी। अरुणा 5 वर्षों से इस वृद्धाश्रम में रह रही थी। जब आभास अमेरिका जा रहा था तभी उसने अरुणा को इस आश्रम में पहुंचा दिया था, यह कहकर कि माँ तुम अकेली कहाँ रहोगी, इस आश्रम में तुम्हारे सरीखे बहुत लोग हैं, मन भी लगा रहेगा और उचित अवसर मिलते ही मैं तुम्हें ले जाऊंगा। और फिर वह अपनी पत्नी तथा बच्चों को लेकर चला गया। तब से अरुणा उस उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी जो शायद कभी नहीं आने वाला था। कुछ यही हाल मनोरमा का भी था। वह दबंग किस्म की मुंहफट स्त्री थी। बिना सोचे समझे किसी से कुछ भी कह देना उसकी आदत में शामिल था। वह 2 बेटों की माँ थी। दोनों माँ की आंखों के तारे थे। उनका विवाह मनोरमा ने बहुत ठोक बजाकर अपनी पसंद की लड़कियों से कर दिया था। लेकिन जिस घड़े को वह इतना ठोक बजाकर लाई थी वही घड़ा पानी पड़ते ही रिसने लगा। कहने को तो वह 2 बेटों की माँ थी, लेकिन जब वृद्धाश्रम आई तो उसका जीवन दयनीय हो गया। घर के जिस आंगन में दोनों बेटों की किलकारियां गूंजती थी, हंसी के फव्वारे छूटते थे, वही विवाह के कुछ वर्षों बाद घर के 2 टुकड़े करवाकर अलग अलग रह रहे थे। वह अवाक थी किसके साथ वह रहे, दोनों ही तो उसके अपने थे, किंतु वह केवल यह सोच ही सकती थी। किसी बेटे ने यह नहीं कहा माँ तुम मेरे साथ रहोगी। वह जानती थी कि बेटे अपनी अपनी पत्नियों के अधीन थे और वे वही करेंगे जो उनकी पत्नियां कहेंगी। वह मौन सब कुछ अपने कक्ष से देखती थी, किंतु कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी। क्या बेटे या बहुएं वो भूल जाते हैं कि कल जब उनकी जीवन संध्या हो रही होगी, जब वे भी असक्त बूढ़े हो जाएंगे, तब उनका भी यही हश्र हो सकता है। उसे यह भी नहीं पता होता था कि आज किस बेटे के घर में उसके लिए खाना आदि आएगा। कभी कभी तो वह भूखी ही रह जाती थी। माँ का तो बंटवारा हुआ नहीं था। दोनों ही एक दूसरे पर माँ के लिए भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी डाल देते थे। मनोरमा को अपनी परवरिश पर बड़ा नाज था। जब भी किसी स्त्री की दुर्वस्था को देखती थी यही कहती थी पालन पोषण में कहीं कमी रह गई होगी, वरना आज ये दिन क्यों देखने पड़ते। किंतु जब स्वयं पर गाज गिरी तब उसे अपनी गलती समझ में आने लगी। दूसरे को अपने बच्चों की नकेल को कसकर पकड़ने की सलाह देने वाली क्या स्वयं भी नकेल को कसकर पकड़ सकी थी? स्वभाव की तेज महिला को किसी का भी थोड़ा तेजी से बोलना बर्दाश्त नहीं था। शायद उसकी इसी तेजी ने या अधिक अपेक्षा रखने की चाहत ने उसे इस कगार पर पहुंचा दिया था। माँ की इस दुरावस्था का भान होते ही उसकी बेटी उसे अपने घर लेकर चली गई। 2 माह तक वहाँ ठीक से बीते, किंतु उसका भी भरा पूरा परिवार था। घर में सास ससुर भी थे जिन्हें अब उसकी उपस्थिति अखर रही थी। इस बात को मनोरमा अब अच्छी तरह समझ रही थी।
कहीं उसके कारण बेटी का जीवन अस्त व्यस्त न हो जाए। उसने समय रहते ही वहां से किनारा कर लिया और चुपचाप इस वृद्धाश्रम में आ गई। उसे पैसों का इतना अभाव नहीं था जितना कि अपनों के स्नेह का। मनोरमा अपने विचारों में मगन थी कि अरुणा ने उसे कंधे से झकझोर कर हिला दिया। क्या हुआ? खाने की घंटी नहीं सुनाई दे रही है? चल भोजन कक्ष में, सभी तो आ चुके हैं हम दोनों के सिवा। आज मिश्रानी ने भरवा करेले बनाए हैं और खीर भी बनाई है। आज तो खाने में मज़ा आ जाएगा, अरुणा ने उसे गुदगुदाने वाले लहजे में कहा। किंतु मन्नो तो चुप थी। न जाने क्यों अरुणा की मनोरमा से इतनी मित्रता हो गई थी कि जबकि मनोरमा का रोबीला अंदाज, अखड़ी बोली किसी को भी पसंद नहीं आती थी, किंतु फिर भी दोनों में अच्छा सामंजस्य था। शायद दोनों का दुख एक ही था। यूं तो आश्रम में सभी रहने वालों के अपने अपने किसी न किसी प्रकार के दुख थे, किंतु इन दोनों की मित्रता, उनका आपसी सद्भावनापूर्ण व्यवहार उन दोनों को एक सूत्र में पिरोए था। दोनों को अपने घर लौटने की आशा थी। अरुणा कहती, देखो मन्नू, जब मुझे मेरा बेटा लेने आएगा तब तू भी मेरे साथ चलेगी। मैं तुझे इस आश्रम में अकेला नहीं छोड़ूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, यदि मेरे बेटे मुझे लेने आएंगे तब। मन में सोचती कभी नहीं आएंगे, आना होता तो अब तक आ न गए होते। किंतु अरुणा की आशावादी दृष्टि, उसमें कहीं न कहीं आशा की एक लौ जलाई हुई थी। शायद कभी उनके बेटों को उनकी ज़रूरत महसूस हो। कितने बरसातें आए, कितने सावन आए, कितनी होली दिवाली आई, पर वे न आए जिनकी प्रतीक्षा थी। हर वर्ष दिवाली पर अरुणा हर वह पटाखे लाती जो जो उसके बच्चे को पसंद थे, पर पटाखे बिना जले ही परे रह जाते थे। हर वर्ष की होली बेरंग ही बीत रही थी। कहाँ गए वो अबीर गुलाल, लाल हरे रंग से भरी पिचकारियाँ। आश्रम में भी होली पर गुझियाँ बनती, अबीर गुलाल भी आते, किंतु उसे तो अपनी होली याद आती थी। 15 दिन पहले से ही पापड़, चिप्स, चावल के सेब आदि बनते थे। एक सप्ताह पूर्व ही पकवान बनने शुरू हो जाते थे। मठरियाँ, काजू वाली, दाल मोठ, तिल पूरी, गुजिया, दही बड़े और भी ना जाने क्या क्या। लोग आते थे, उसके बनाए पकवानों को खाकर तारीफ़ें करते थे। उसको लगता था कि उसकी मेहनत सफल हो गई है। कहाँ गए वो सुनहरे दिन? क्या जीवन संध्या इतनी भी बेरंग हो सकती थी? इसकी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन अब तो यही सत्य उन दोनों के सामने मुंह बाए खड़ा था। दोनों ही अपने अपने गम में डूबी रहती थी, परंतु एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ती थी। जीवन के इस कड़वे सत्य को स्वीकारने के बाद भी मोह भंग नहीं हुआ था उनका। आशा और आशा, यादें और यादें, यही तो धरोहर थी उनकी। मन्नू, मेरा एक काम करोगी? क्या? बोलना, ऐसा कौन सा कार्य बाकी रह गया है जो तुझे करना है? मन्नू ने ठिठोली की, लेकिन अरुणा की ओर देखकर सहम गई। वह शून्य में निहार रही थी, जैसे इस दुनिया से बहुत दूर किसी अनजानी दुनिया में विचरण कर रही हो। उसने मन्नू की ठिठोली पर ध्यान नहीं दिया और बोलने लगी, मैंने अपने पोते की बहू के लिए मकरमुख करे बनवाए थे। सोचा था उसकी मुँह दिखाई में दूंगी, लेकिन ऐसा लगता है कि उस समय को आने में अभी बहुत देर है और अब तो मेरे पास समय भी नहीं है। सोचती हूँ क्या कभी मेरे जीवन में वह सुअवसर आएगा? शायद नहीं, अब जीवन ही कितना शेष है, कहकर अरुणा सिसक पड़ी। अच्छा अरुणा, एक बात बता, हम माताएं अपने रक्त से अपने बच्चों की शिराओं को सींचती हैं, उन्हें जीवन प्रदान करती हैं, उनके सुख के लिए अपना सर्वस्व उत्सर्ग करने को तत्पर रहती हैं, सारे रिश्ते नातों से उनका परिचय करवाती हैं। क्या वही बच्चे इतने निर्मोही हो सकते हैं? मन्नू ने कहा। अरुणा कुछ भी न कह सकी। वह केवल उसका हाथ पकड़कर ढाढ़स देती रही। वह कर भी क्या सकती थी?
भला एक अंधा दूसरे अंधे को क्या रास्ता दिखा सकता है। उसने मनोरमा को साथ लिया और अपने कमरे में आ गई। एक छोटा सा बक्सा खोला जिसमें से नवजात शिशु के लिए छोटा सा लाल रंग का स्वेटर निकला, टोपी तथा छोटी छोटी जुराबें और एक छोटा सा दूध का बॉटल। देख मन्नू, ये मेरे आवास का थोड़ा सा सामान है। मैं जब इन चीज़ों को छूती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे छोटा गदगद सा प्यारा गोल मटोल आवास मेरी गोदी में खेल रहा है। बार बार आंचल हटाकर बगल में मुंह मारता है। अभी भी इन सामानों से कच्चे दूध की महक आती है। यह मेरी थाती है, कहकर अरुणा बिलक पड़ी। मनोरमा कुछ भी न कह सकी, किंतु विचारों से प्रतिपल वह अपने अतीत में भटक रही थी। जीवन के इस कड़वे सत्य को स्वीकारना ही अब उनकी नियति थी, किंतु मन उस पर कभी किसी का जोर चल पाया है। कहीं बार बार बीते दिनों की ओर ही भागता है। एक संतान के लिए लोग कितने जतन करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, किंतु क्या दे देती है संतानें उनको, सिवा अवसाद एकाकीपन की। वे छोड़ देती हैं माता पिता को तिल तिल मरने के लिए। यह सब जानते हुए भी हम क्यों इस मृग मारीचिका में पीछे दौड़ते रहते हैं। किंतु जीवन की संध्या वेला में जब वह एकदम अकेली पड़ गई, तब उसे समझ आया कि उपदेश देना कितना आसान है, किंतु जब स्वयं पर पड़ती है तब सत्य पर से पर्दा हट जाता है। थोड़ी देर में ही दोनों सामान्य हो चली। शाम का समय हो चुका था। सभी लोग हॉल में उपस्थित थे। मनोरमा और अरुणा ने सबसे बाद में प्रवेश किया। प्रबंधक मनोहर ने उन्हें घूर कर देखा। दोनों सहम सी गईं, क्योंकि वे विलंब से आई थी। आश्रम में मनोहर जी का सभी सम्मान करते थे। यूँ तो वे भी अपनी संतानों की उपेक्षा के शिकार हुए थे, किंतु वे एक पुरुष थे और कर्मठ थे। उन्होंने हार नहीं मानी और इस आश्रम के प्रबंधक बना दिए गए। सभी उनका बहुत सम्मान करते थे। अनुशासनहीनता उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। रात का भोजन शुरू हुआ। भोजनोपरांत सभी स्त्रियां मनोरमा को घेर कर खड़ी हो गई। उन सभी में मनोरमा बहुत लोकप्रिय थी। वह किसी को कढ़ाई बुनाई सिखाती तो किसी को लिखना पढ़ना या तरह तरह के व्यंजन बनाना सिखाती थी। सभी स्त्रियां उसे अपना अपना काम दिखा रही थीं। मनोरमा हंस हंस कर सबके कामों को देख रही थी तथा तारीफें भी कर रही थी। अरुणा का मन नहीं लग रहा था। वह अकेले ही अपने कमरे में चली आई और आते ही बत्ती बंद करके सोने का उपक्रम करने लगी। मनोरमा ने आते ही बत्ती जला दी। क्या करती है, सोने देने, अरुणा खींच कर बोली। अच्छा, बड़ी जल्दी नींद आ गई। रोज तो रात में 12 बजे तक मेरा सिर खा जाती है बक बक करके, और आज नींद का बहाना मार रही है। चल उठ, अभी हम लोग दो दो हाथ रमी खेलेंगे। किंतु अरुणा न उठी। चादर के भीतर उसने अपना मुंह छिपा लिया था। ठीक है, मर, जो भी करना हो कर, मुझे क्या करना है। न जाने क्यों हर समय अपनी ही दुनिया में जीती है। अरे क्या तुझे ही एक दुख है। किंतु अरुणा ने उत्तर नहीं दिया। पकझक करके मनोरमा भी सो गई। सुबह अरुणा जल्दी उठ गई। देखा मनोरमा सो रही थी। अभी तक सो रही है, ना जाने रात में क्या करती है। उसने उठकर कमरे को ठीक किया, स्नान किया और ध्यान लगाने बैठ गई। तभी मनोरमा भी उठ गई। तैयार होकर दोनों कमरे से बाहर आई। चाय नाश्ता का समय हो चुका था। हाँ तो अरुणा, उन छोटे कपड़ों का क्या करना है, तूने बताया नहीं, मनोरमा ने छेड़ा। यदि मेरी मौत हो जाए तो आभास को सौंप देना, यह बताकर कि वह उसकी पुत्रवधू के लिए है। अरुणा ने शांत स्वर में उत्तर दिया और दोनों चाय पीने लगी। दोपहर के भोजन का समय हो चुका था। मनोरमा ने आवाज़ लगाई, चल खाना खाने। रोज़ तो तू अपनी याद दिलाती है, लेकिन आज मैं तुझे याद दिला रही हूँ। देर होने पर पता नहीं क्या खाने को मिले क्या न मिले, चल जल्दी। लेकिन अरुणा ने नहीं में सिर हिला दिया। मनोरमा अकेली ही चली गई। न जाने क्या हो जाता है इस पगली को, न जाने किस जिजीविषा में जी रही है। अरे बेटे को आना ही होता तो कब अब तक आ न जाता। मुझे क्या करना है। भोजनों उपरांत मनोरमा कमरे में आई। अरुणा उसी प्रकार बैठी थी, गेट की ओर टकटकी लगाए। अकस्मात वह पलटी और मनोरमा से बोली, चल अभी रमी खेलते हैं, आज मैं तुझे खूब हराऊंगी। मनोरमा मुस्कुरा उठी। आखिर तू नॉर्मल हो ही गई। मैं तो डर गई थी कहीं तुझे पागल खाने न भेजना पड़े। क्यों, क्या मैं तुझे पागल दिखती हूँ? अपने जैसा समझी है क्या?
मुझको, अरुणा ने भी तपाक से जवाब दिया। बहुत देर तक दोनों रमी खेलती रहीं, फिर दोनों आराम करने लगीं। क्या तुझे अभी भी भूख नहीं है? मनोरमा ने पूछा। ना, अरुणा ने संक्षिप्त उत्तर दिया। सायंकाल के समय 5 बज चुके थे। मनोरमा ने अरुणा से हॉल में चलने को कहा, किंतु अरुणा ने मना कर दी। वह खिड़की से बाहर गेट की ओर टकटकी लगाए बैठी थी। चलना, कब तक प्रतीक्षा करेगी? कोई नहीं आने वाला है। और उसने अरुणा के कंधे पर हाथ रख दिया, किंतु अरुणा वहाँ थी ही नहीं। वह तो इस आसार संसार से दूर कहीं अनंत में विचरण कर रही थी। हाथ लगते ही उसका शरीर लुढ़क गया। मनोरमा हतप्रभ थी। सभी आश्रमवासी कमरे में घुस आए। मनोहर जी ने तत्काल आभास को फोन मिलाकर उसे यह शोक संदेश दे दिया। एक क्षण तो निस्तब्धता रही, फिर आभास का स्वर आया, दाह संस्कार कर दीजिए, इतनी शीघ्र आना संभव नहीं। जो भी व्यय हो मुझे सूचित कर दीजिएगा। और फोन बंद हो गया। मनोहर जी आश्चर्यचकित थे। कैसे कैसे बच्चे होते हैं, क्या उन्हें माँ बाप का दर्द महसूस नहीं होता? लेकिन वे तो प्रबंधक थे, अभी बहुत कुछ प्रबंध करना था उन्हें। रात्रि के पहले ही अरुणा का पार्थिव शरीर अग्नि को समर्पित हो चुका था। मृत शरीर को किसके लिए रोका जाता? रात्रि का तीसरा प्रहर बीत रहा था। मनोरमा विह्वल हो रही थी। आंसू थे कि थमते ही नहीं थे। इतनी अतरंग सखी जो चली गई थी, अब वह अकेली पड़ गई थी। दूसरे दिन उसने अरुणा का बॉक्स खोला, आवाज के बचपन के कपड़ों का एक पार्सल बनाया और मनोहर जी को देकर बोली, यह आवाज को दे दीजिएगा। फिर वह आश्रम का काम करने वाली बाई को बुलाकर बोली, ये करे तुम अपनी बहू को दे देना। अब वह निश्चिंत होकर अपने कमरे में आ गई। अरुणा, तुम्हारा बचा काम मैंने कर दिया, किंतु थोड़ा अलग तरीके से। देख, नाराज न होना। फिर स्वयं से हंसकर कहने लगी, मैंने कभी गलत काम किया ही नहीं है। दोपहर के भोजन के लिए वह कमरे से बाहर न आई। सायंकाल और रात्रि भोजन में भी वह अनुपस्थित थी। सबने समझा शोक में डूबी है, इसलिए नहीं आई। किंतु प्रातःकाल जब कमरे का दरवाजा नहीं खुला, तब मनोहर जी शंकित हुए और उनके आदेशानुसार दरवाजा तोड़ा गया। मनोरमा का निर्जीव शरीर चारपाई पर पड़ा था। एक हाथ नीचे लटक रहा था, दूसरे सीने पर था। और दोपहर बाद इस आश्रम में एक और अर्थी निकल रही थी।